एक दिन गोपाल भांड जब कृष्णनगर के राजा कृष्णचंद्र राय के दरबार में पहुंचा, तो उसे वहां का वातावरण कुछ बदला बदला सा लगा। राजा कृष्णचंद्र उदास भाव से अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। सारे दरबारी चिंतित भाव में अपने स्वामी की तरफ ही देख रहे थे। गोपाल ने अपनी विशिष्ट हास्य शैली में राजा को हंसाने की कोशिश की, लेकिन राजा के चेहरे पर मुस्कान पैदा न हुई। गोपाल समझ गया कि अवश्य ही कोई गंभीर समस्या पैदा हो गई है, तभी महाराज इतने गंभीर हैं। जब बहुत देर तक महाराज की चुप्पी न टूटी तो गोपाल ने पूछ लिया, अन्नदाता, आज आप कुछ ज्यादा ही चिंतित लग रहे हैं। क्या कोई गंभीर समस्या पैदा हो गई है? मुझे बताइए। शायद मैं आपकी समस्या का कोई हल निकाल सकूं। महाराज ने एक गहरी सांस भरी। बोले, तुमने ठीक अंदाजा लगाया है गोपाल। सचमुच मैं एक गंभीर समस्या से घिर गया हूँ। समझ में नहीं आता कैसे निपट पाऊंगा इस समस्या से। पर समस्या क्या है, अन्नदाता? वही तो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपको चिंतित देखकर मुझे भी उलझन हो रही है, गोपाल ने कहा। तो सुनो। मुर्शिदाबाद के नवाब का आदेश प्राप्त हुआ कि उसे एक ऐसा आदमी चाहिए जो इस धरती का सही माप बता सके। ये बता सके कि धरती की लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है ना पागलपन की बात? भला संपूर्ण धरती की लंबाई चौड़ाई आज तक कोई माप सका है? अब तुम ही बताओ, मैं ऐसा आदमी कहाँ से खोजूं जो धरती के धरातल की सटीक जानकारी नवाब को दे सके? महाराज ने आगे कहा, उस बदमिजाज आदमी की हिम्मत तो देखो। उसने आदेश के साथ साथ यह धमकी भी दी है कि यदि मैं यह कार्य नहीं करा सका तो वह अंग्रेजी सरकार से कहकर मुझे राजसत्ता से हटवा देगा। यह तो सचमुच गंभीर बात है, महाराज, गोपाल बोला। लेकिन क्या यह सचमुच ऐसा करा सकता है? क्या पता क्या करा सकता है। यह आदमी हमेशा ही मेरे लिए नई नई मुसीबतें खड़ी करता रहा है। जानते हो गोपाल, इस बार इस संदेश के साथ साथ उसने क्या नया शगुफा उछाला है? उसने अशर्फियों से भरी 2 बड़ी बड़ी थैलियां भेजी हैं। इस निर्देश के साथ कि धन चाहे जितना खर्च हो जाए, काम हर हालत में होना चाहिए। तो हो जाएगा उसका काम। इसमें चिंता करने वाली कौन सी बात है, गोपाल ने कहा। बड़ी आसानी से कह दी तुमने यह बात, महाराज बोले। पर यह काम करेगा कौन? मैं करूंगा, महाराज। मैं नवाब के प्रश्न का उत्तर दूंगा, गोपाल बोला। बस आप वह दोनों थैलियां मेरे हवाले कर दीजिए और आराम की नींद सोइए। महाराज कृष्णचंद्र ने दोनों थैलियां गोपाल के हवाले कर दी। सोने की अशर्फियां पाकर गोपाल की तो मौज हो गई। 2 महीने उसने खूब मौज मस्ती मारी। नवाब के धन से खूब गुलछर्रे उड़ाए। 2 महीने बीते बीते नवाब का फिर संदेश मिला, जिसमें पूछा गया कि कार्य कब तक होगा। उत्तर में गोपाल ने महाराज के माध्यम से कहलवा भेजा कि कार्य प्रगति पर है। ऐसा व्यक्ति खोज लिया गया है। धरती के माप का कार्य आरंभ कर दिया है, लेकिन धन बहुत खर्च हो रहा है, इसलिए और अशर्फियां भेजी जाएं। खैर,
इस बार कलपते हुए नवाब ने अशर्फियों से भरी एक थैली और भेज दी। अशर्फियां मिलते ही गोपाल अपनी कार्य योजना को मूर्त रूप देने में जुट गया। सबसे पहले उसने नगर भर की दुकानों से सूत के महीन धागों के ढेरों गोले खरीदे। जब नगर के व्यापारियों की दुकानों पर गोले समाप्त हो गए तो उसने दूसरे नगरों से मंगवाए। उसने इतने गोले खरीद लिए कि 10-20 छकड़ों में समा जाए। फिर उसने लंबे और चौड़े चौड़े ताल पत्र मंगवाए और कई व्यक्तियों को इस बात की जिम्मेदारी सौंप दी कि वे उन ताल पत्रों पर स्याही से आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते जाएं। वे आड़ी तिरछी रेखाएं पहली नजर में देखने पर ऐसे लगे जैसे किसी गुप्त भाषा में कोई हिसाब बनाया गया हो। इसके लिए ढेरों ताल पत्र तोड़े गए और उन पर आड़ी तिरछी रेखाएं अंकित कर दी गई। फिर एक दिन उन ताल पत्रों और सूत के गोलों को 50 छकड़ों में लदवाकर गोपाल मुर्शिदाबाद के लिए चल पड़ा। नगर में पहुंचकर गोपाल ने नवाब के महल के पास ही पड़ाव डाला और छकड़ों की जिम्मेदारी अपने आदमियों को सौंपकर नवाब के दरबार में जा पहुंचा। उसने शाही परंपरा के अनुसार झुककर नवाब को आदाब किया। नवाब ने पूछा, ले आए मेरी इच्छित चीजें? हाँ हुजूर। आपके हुक्म की उदूली कैसे करता? सारी चीजें आपके महल के पास वाले मैदान में हैं। चलकर देख लीजिए। नवाब बड़े उत्साह के साथ गोपाल के साथ मैदान में पहुंचा। उसकी दृष्टि छकड़ों पर पड़ी तो उसने पूछा, ये सब क्या है गोपाल? क्या भरा है इन छकड़ों में? धरती का सही माप है हुजूर, गोपाल बोला। सूत के वे गोले हैं जिनसे धरती की सही माप की गई है। आप चाहें तो इन्हें नपवा कर अपनी तसल्ली कर सकते हैं। ऐसा करने में तो पूरा साल ही गुजर जाएगा। नवाब असमंजस भरे स्वर में बोला, तुमने माप का सही हिसाब भी तो लिखा होगा। हमें वह हिसाब दिखा दो। वह भी हाजिर है हुजूर। ये देखिए, इन 10 छकड़ों में उसी का हिसाब किताब लदा हुआ है। नवाब ने ताल पत्रों को पहाड़ सा देखा तो उसकी सारी हेकड़ी गायब हो गई। वह टुकुर टुकुर ताल पत्रों से लदे छकड़ों को देखता रह गया। गोपाल ने कहा, हुजूर, अपने आदमियों से कहो कि वे ताल पत्रों पर लिखे सारे हिसाब को अच्छी तरह से जांच लें। बेहतर तो यही रहेगा कि आप स्वयं ही इसकी जांच करें। नहीं नहीं, हमारे पास इतना समय कहाँ है। तुम कहते हो तो ठीक ही होगा। नवाब जल्दी से बोला, जैसे वह गोपाल से पिंड छुड़ाना चाहता हो। तो हुजूर संतुष्ट हुए न? अब हुक्म दीजिए कि छकड़ों से लदे सामान का क्या करूं? क्या इसे सरकारी मालखाने में जमा करवा दूं? गोपाल बोला। कोई जरूरत नहीं है। तुम इसे वापस ले जा सकते हो। हमारी आज्ञा है। यह कहकर नवाब जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी गोपाल ने उससे कहा, हुजूर, मेरी एक गुजारिश है। बोलो, क्या चाहते हो? हुजूर, धरती का सही माप लेने के चक्कर में मैंने बहुत खाक छानी है। क्या हुजूर मेरे काम से खुश होकर मुझे कोई इनाम इकराम नहीं देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बेमन से नवाब ने कहा। फिर मुड़कर अपने कर्मचारी से बोला, इसे सरकारी खजाने से 100 अशर्फियां दिलवा दो।
इस प्रकार चतुर गोपाल ने नवाब से खरीदा गया सारा सामान भी ले लिया और उससे 100 अशर्फियां भी झटक ली। कृष्णानगर लौटकर उसने दरबार में सारा किस्सा सुनाया तो महाराज और सभी दरबारी हंसते हंसते लोट पोट हो गए। राजा कृष्णचंद्र ने खुश होकर गोपाल को पुरस्कृत में 100 अशर्फियां दे डाली। आखिर गोपाल ने एक असंभव काम जो कर दिखाया था। गोपाल भांड ने राजा से प्रार्थना की, जब मुझसे कोई कसूर हो जाए तो उसका निपटारा वही लोग कर सके जिनकी मैं स्वयं कहूँ। राजा कृष्णचंद्र ने गोपाल की बात मान ली, क्योंकि राजा तो अपने बात के पक्के थे और उन्हें गोपाल पर पूरा विश्वास भी था। एक बार गोपाल से कोई कसूर हो गया। राजा ने कानून की दृष्टि से गोपाल को भी सजा देने का निश्चय किया। गोपाल को किसी तरह पता चल गया कि राजा उसे जरूर दंड देंगे। अपने इरादे के मुताबिक राजा कृष्णचंद्र ने गोपाल को एकांत में बुलाकर सारी बातें कह दी कि तुमने जो कसूर किया है उसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। गोपाल को उस प्रतिज्ञा की याद आई जिसमें राजा ने गोपाल को वचन दिया था कि तुम्हारा न्याय तुम्हारे ही पंचों द्वारा होगा। उसे मौके पर उपाय सूझा और राजा के आदेश पर गोपाल ने अपना पंच चमारों को चुना। इस चुनाव से राजा को आश्चर्य हुआ कि ये चमार क्या न्याय करेंगे, किसी बड़े महाजन को चुनना चाहिए था। खैर, चमार बुलाए गए। 2 गांवों से 5 चौधरी आए। राजा ने उन चमारों को गोपाल के अपराध के संबंध में सारी बातें समझा दी तथा न्याय करने का हुक्म दिया। पंचों द्वारा यह बात सोची गई कि गोपाल से बदला लेने का यही मौका है। ऐसा मौका हाथ से नहीं निकलना चाहिए और ऐसा दंड देना चाहिए कि जिससे गोपाल जन्म भर याद रखे तथा आगे भी हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करने का साहस न करे। उन पंचों में पहले एक बोला, भाइयों, अपराध तो गोपाल का बहुत बड़ा है, अतएव 7 बीसी और 10 रुपए जुर्माना करना चाहिए। दूसरे ने सोचा, इतनी बड़ी सजा और फिर भी जुर्माना। इतने जुर्माने की कल्पना कर दूसरा पंच सिहर उठा, गोपाल के बाल बच्चों पर इसका क्या परिणाम होगा, घर बार नष्ट हो जाएगा। यह बात सोचकर उसने सजा घटाकर 5 बीसी रुपए जुर्माना करने का फैसला किया। तीसरे को इतना जुर्माना भी अधिक मालूम हुआ और उसने चकित होते हुए सजा घटाकर 3 बीसी रुपए का प्रस्ताव रखा। फिर भी उसने कहा, यह जुर्माना भी काफी है, फिर भी यदि पंच लोग चाहे तो और कुछ कम कर दे, क्योंकि इतना दाखिल करने में गोपाल की हालत खराब हो जाएगी। अब चौथे चौधरी की बारी आई। उसने अब तक सभी सलाहों का विरोध किया और कहा कि इतना बहुत अधिक है, इसमें अधिक से अधिक कमी होनी चाहिए। चौथे चौधरी के प्रस्ताव का 5वें चौधरी ने अनुमोदन किया और सर्वसम्मति से थोड़ी देर की बहस के बाद यह तय हुआ कि दीवान गोपाल को 2 बीसी तथा 10 रुपए दंड के देने होंगे। क्योंकि यह दंड अधिक है, इसलिए हम पंचगण राजा से यह प्रार्थना करते हैं कि 2 बीसी तथा 10 रुपए दंड लिए जाए, लेकिन इसकी वसूली में सख्ती न की जाए। राजा कृष्णचंद्र ताड़ गए कि गोपाल ने बुद्धिमानी से ही इन चमार चौधरियों को अपना पंच चुना था। उधर मामला निपटाकर पंचों ने राजा से जाने की आज्ञा मांगी। आज्ञा पाकर वे वहां से चले गए।
राजा की नजरों में 50 रुपए का जुर्माना क्या था, लेकिन चमारों की गरीबी व परिस्थिति का ख्याल करो कि साल भर जी जान से परिश्रम करने के बाद भी ये गरीब जादिया इतना भी तो नहीं बचा पाती कि वर्ष की समाप्ति पर बस 50 रुपए पास रहे। इसीलिए उनकी नजर में 2 बीसी अर्थात 40 रुपए और 10 रुपए कुल 50 रुपए बहुत ही कठिन जुर्माना था। राजा का हृदय दया से भर गया और गोपाल मन ही मन प्रसन्न था। गोपाल का फैसला स्वयं राजा ही सुनाने जा रहे थे कि गोपाल को देखकर राजा अपनी हंसी न रोक सके। गोपाल को दंड से मुक्त कर दिया। गोपाल को यह पहले से ही ज्ञात था कि गरीब जातियां इतना रुपया नहीं बचा सकती, इसीलिए कम से कम जुर्माना ही करेंगे जो हमारे लिए कठिन नहीं होगा, और वैसा ही हुआ। गोपाल ने इसीलिए अपना न्यायकर्ता चमारों को बनाया था। गोपाल भाड़ के पड़ोस में एक गरीब परिवार रहता था। पति पत्नी दोनों मन के लड्डू खाने के आदी थे। एक दिन गोपाल ने उन्हें बात करते सुना। पति कह रहा था, मेरे पास कुछ रुपए होंगे तो मैं एक गाय खरीदूंगा। पत्नी बोली, मैं गाय को दूहूंगी, मुझे कुछ हंडियां लानी होंगी। अगले दिन वह कुम्हार के यहाँ से हंडियां खरीद लाई। पति ने पूछा, क्या खरीद लाई? ओह ये कुछ हंडियां, एक दूध के लिए, एक छाछ के लिए, एक मक्खन के लिए और एक घी के लिए। बहुत खूब, पर इस पांचवी का क्या करोगी? पत्नी ने कहा, इसमें अपनी बहन को थोड़ा दूध भेजूंगी। क्या अपनी बहन को दूध भेजेगी? ऐसा कब से चल रहा है, मुझसे पूछे बगैर? पति चिल्लाया और उसने गुस्से में सारी हंडियां तोड़ दी। पत्नी ने जवाब दिया, मैं गाय की देखभाल करती हूँ, उसे दूहती हूँ। बचे हुए दूध का क्या करूँ, यह मेरी मर्जी। मैं दिन भर हाड़तोड़ मेहनत करके गाय खरीदता हूँ और तू उसका दूध अपनी बहन को देती है। मैं तुझे मार डालूंगा। पति गुर्राया और बर्तन भांडे फेंकने लगा। आखिर गोपाल से रहा नहीं गया। उसने पड़ोसी के घर जाकर पूछा, क्या बात है? बर्तन भांडे क्यों फेंके जा रहे हैं? यह औरत अपनी बहन को हमारी गाय का दूध भिजवाती है। तुम्हारी गाय? गोपाल ने पूछा। हाँ, वही जो मैं पैसों की जुगाड़ होते ही खरीदने वाला हूँ। अच्छा, वह गाय? गोपाल ने कहा, पर अभी तो तुम्हारे पास कोई गाय नहीं है, या है? पड़ोसी ने कहा, देख लेना, मैं गाय जरूर लाऊंगा। ओ सच! अब मुझे पता चला कि मेरी बाड़ी कौन बर्बाद करता है। कहते हुए गोपाल ने एक लाठी उठाई और पड़ोसी पर लपका। ठहरो, ठहरो, मुझे क्यों मारते हो? तुम्हारी गाय मेरे सेम और खीरे खा गई। तुम उसे बांधते क्यों नहीं? कैसी सेम? कैसे खीरे? तुम्हारी सब्जियों की बाड़ी है कहाँ? वह जिसकी मैं बुवाई करने वाला हूँ। मैं महीनों से उसके बारे में सोच रहा हूँ और तुम्हारी गाय उसे तहस-नहस कर जाती है। अचानक पड़ोसी की आंखें खुल गई। वे ठठाकर हंस पड़े।